इन्होंने जो किया है ना, आज़ाद तो कर गए, लेकिन वो जो मसले किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, हम लोग उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोबारा कर मुझे स्टार्ट तो दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, फिर से कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, हम लोग उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। और पासिंग रिएक्शन में आप सबको को खुशामदीद। मैं हूं आशिम कोमल और ये कुछ कहना चाहती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें टिकटॉक पे की वीडियोस पे, तो कमेंट्स में हमें बताएं कि हम रिएक्ट करें और किस पे करें, कौन है वो टिकटॉक स्टार जिस पे हम रिएक्ट करें। हाँ, ये मतलब कि जरूर कमेंट्स करना है यार, आपकी राय जितने चाहिए। कमेंट्स होंगे उतने ही हम, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम करें, लेकिन आप लोग बताएं। ये सोच रही है कि करें, ये मेरा आइडिया था, ये इनका आइडिया है, क्योंकि टिकटॉक ये देखती हैं काफी ज्यादा और फॉलो करती है टिकटॉकर्स को। तो सोच रही थी रिएक्ट करें। अब दूसरे रिएक्शन चैनल्स भी इन्होंने काफी देखे हैं कि जो वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं और काफी ज्यादा उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है उनको। तो ये भी सोच रही थी टिकटॉक पे करने का रिएक्शन है। कमेंट जरूर करना, अगर नहीं भी पसंद क्या ना भी करो, हाँ, फिर भी कमेंट कर देना, बताना जरूर। मैं कम्युनिटी में भी ये पोस्ट कर दूंगा कि आप लोग चाहते हो कि नहीं। बाकी फिर जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना जल्दी हम उस पर रिएक्ट करेंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वो है 20 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये 20 फैक्ट्स कौन से हैं? लेट्स स्टार्ट। कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ ज़मीन का ही नहीं होता, दिलों का भी होता है। बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं, वो लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 20। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और वहाँ फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। ये मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 19। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए, सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नंबर 18। माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता। माउंटबेटन की वजह से इसलिए दोनों देश अलग अलग दिन आज़ाद हुए। नंबर 17। पाकिस्तान एक अलग देश बना था। उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नंबर 16। जैसे एक परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज़ को बांटा जाता है, भारत पाक बंटवारे के दौरान भी ज़मीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियाँ, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीज़ों के बंटवारे को लेकर काफ़ी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 15। भारत के वाइसरॉय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियाँ थी। 6 गाड़ियाँ सोने से जड़ी थी तो 6 चांदी से। दोनों देश सोने की गाड़ियाँ चाहते थे।
जाहिर इसको है। लेकर काफ़ी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ियां जाएंगी और किसके पास चांदी की। अंत में ये तय हुआ कि टॉस करके इस बात का फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियां किसके पास कौन रहेंगी, सा लग वाह यार। और नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 14, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। हाँ ये तो है। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी ये बनाया तो गया। हमें पता है। नंबर 13, अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। ओह, शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी फिल्म्स दिखाई जाती थी, डिज्नी जिन्हें एक बार में 15,000 लोग देखते थे। बड़ा बिजनेस कर रही नंबर थी 12, डिज्नी 14 फिल्म। अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हज़ारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, माउंट बैटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडवीना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माई फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। हैं? नंबर देख लो 11, ये क्या बंदा है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। ओके। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। उधर माउंट बैटन को ये बात अनुभव हो रही थी कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द देश को आज़ाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंट बैटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 10, बम्बई के गवर्नर जॉन कोलविल ने माउंट बैटन को लिखा कि भारत की आज़ादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया गया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंट बैटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया और उसके ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और माउंट बैटन को एक नया डिज़ाइन भिजवाया जिसमें बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। माउंट बैटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह से विदा कर दिया गया। नंबर 9, देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा रहा था। पंडित नेहरू ने माउंट बैटन की इस गुजारिश को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस ना लगे। ठीक है, ठीक है। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आज़ादी की रस्म के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7, सिरिल रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए और ना ही इसके बाद वे कभी भारत लौटे। जब रेडक्लिफ भारत आए
उस वक्त उन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक स्थिति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर यहाँ तक कि उन्हें भारत की जियोग्राफी की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नंबर 6, रेडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रेडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। दोनों ने ही जमकर रेडक्लिफ की आलोचना की। इससे रेडक्लिफ नाराज़ हो गए। रेडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आज़ाद हो गए और देश का बंटवारा हो चुका था। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। ये एक बड़ा कारण था कि देश की इतनी बुरी हालत हुई और इतने लोग मारे गए, क्योंकि आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश रहे थे। नंबर 3, हिस्टोरियन लियोनार्ड मोज़ली लिखते हैं, अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट आज़ादी से पहले पब्लिश हो जाती और इसकी जानकारी पहले ही पता होती कि कौन सा हिस्सा किस देश में जा रहा है तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता था। ताकि लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देश की आज़ादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। वो ऐसा गया ना कि ताकि नंबर 2, वहाँ पे मसला भी चलता है। हिस्टोरियन माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। जितना टाइम उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। झंडे तैयार कर ले, बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। बंटवारे के दौरान अगर किसी की सबसे बुरी दुर्दशा हुई थी तो वो बच्चे और महिलाएं थी। तो ये थी यार वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी और ये फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ऐसे थे जो हमें नहीं पता थे। और फ्लैग वाला जो फ्लैग भेजा था उसको, फ्लैग पर उसने इतना टाइम वेस्ट कर दिया उसने जो है माउंटबेटन ने। और जिस तरह रेडक्लिफ ने वो किया है, वो बंटवारा सारा किया है रेडक्लिफ ने, वो जो गलत किया है उसने यार काफी ज्यादा कुछ एरियाज गलत किए हैं। अब पता लगा कि उसको लाइक नॉलेज थी नहीं उधर, जो ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं थी वहाँ पे, उनके कल्चर की नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या मतलब के करता, उसके पास पैसों से गर्जा और उसने पैसे भी नहीं एंड पे लिए। तो मतलब के और ताजमहल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि शुरू में जो उन्होंने कहा ताजमहल पाकिस्तान में होना चाहिए, और मतलब कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन ही इस तरह थी कि वो लाइक अगर एक दफा टूटता तो वो उस तरह का दोबारा बन ही सकता, तभी वो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है ताजमहल। और उसके बाद बड़े ज़्यादा फैक्ट्स ऐसे थे जो बड़े इंटरेस्टिंग थे, जो जिसको कहते हैं वो मूवी देखने गया हुआ था भाईजान, उनको यार देखो अंग्रेजों ने हमें आजाद तो कर दिया, लेकिन वो ऐसे आजाद किया कि हम सारी जिंदगी लड़ते रहे वाकई, और उनका फायदा निकलता रहे। जो वेपन्स आते हैं, जो उधर से चीजें आती हैं,
उनको फायदा हो रहा है। फायदा और हो वो जो लकीरें खींच के गए हैं, गलत लकीरें खींच हाँ। के गए हैं, जो भी मसला है, जो भी मसला है वहाँ पे कि सारी जिंदगी एनर्जी विच लड़ते रहे। हाँ, तो और जैसे कि उसको पता था कि माइग्रेशन से पहले कि कहाँ कौन सा हाँ। हिस्सा किधर जाना, ये बहुत मेन पॉइंट है। वैसे कि अगर ये नोटिस करें किया तो अगर वो पहले बता देता पहले तो वहाँ बता पे देता, फौज होती, इतना मसला ना होता। मसला ना होता, सबको पता होता कि हाँ, उन्होंने किधर जाना किधर नहीं हाँ। जाना। और लोग अन्य मतलब कि हाँ। किसको कहते हैं ना, बस अपना सामान अपना उठाया और वो सामान निकल उठाया, गए कि यार निकल हमने यहाँ से निकलना निकल है जाना। और जाना है अपने लैदा मुल्क, और उधर से लोग उठे और इधर जाना है। जाना। तो मतलब कि वो एक वो हो गया ना कि वो गड़बड़ हो जाती है हाँ। वहाँ पे, वो भगदड़ अफड़ा तफड़ी सारा वो समझ नहीं आता उस टाइम, और उसके बाद भाईजान ने सारा कर दिया। तो ये जो थे ना रेड क्लिफ और माउंटबेटन, जो भी इन्होंने कहे बहुत गलत किया। इन्होंने जो किया है ना, आजाद तो कर गए, लेकिन वो जो मसले किए हैं आजाद उनकी कर वजह गए, से लेकिन बर्बाद कर गए। वजह से जो है ना काफी ज्यादा लोगों की डेथ्स वगैरह हुई है। बाकी यार मिलजुल के रहो, प्यार बांटो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार लो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, 1 2 3 नाप दो।